अब दूसरे पहलू जिसके बारे में हमने चर्चा की थी उस पर हम नज़र डालें तो वो है पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में। अब जैसे कि हमने पहले ही जाना, पूंजीगत प्राप्ति नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी प्राप्तियां हैं जो जिनकी मात्रा जो है वो अपेक्षाकृत राजस्व प्राप्ति से थोड़ी अधिक होती है। बड़े जो कार्य होते हैं उनमें ये धनराशि खर्च की जाती है, खर्च की गई जो धनराशि की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर पूंजीगत जो प्राप्तियां होती हैं उनका जो सोर्स होता है वो दो होता है। एक तो होता है सार्वजनिक ऋण और दूसरा होता है घाटे की वित्त व्यवस्था। बात करें अगर हम सार्वजनिक ऋण की तो ये वही ऋण है जो सरकार जो है देश की जनता से प्राप्त करती है या समय आने पर विदेशों से भी ऋण प्राप्त करती है। कुल मिलाकर जो देश में जो सरकार के पास भी जो जमा धनराशि है उनसे वो प्राप्त करती है। तो हालांकि ये सारे ऋण जो है वो सार्वजनिक ऋण कहलाते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको सुविधानुसार दो भागों में बांटकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। वास्तव में ये एक होता है आंतरिक ऋण और दूसरा होता है विदेशी ऋण। जब हम बात करते हैं आंतरिक ऋण की, इंटरनल लोन की बात करते हैं, तो वास्तव में ये एक ऐसा ऋण होता है जो किसी भी देश की जो सरकार होती है वो अपने ही देश की जनता से या तो प्रतिभूतियों का निर्गमन करके लेती है या फिर बैंक से, जो सेंट्रल बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक जो होते हैं उनसे लेती है, या उनकी जो जमा राशियां हैं, जमा जो कोष है सरकार का, उनमें से वो ऋण लेती है। तो कुल मिलाकर क्योंकि देश के अंतर्गत ही लिए जाते हैं, देश के अंदर ही किसी न किसी सोर्स से ये लिए जाते हैं, तो ये सारे के सारे जो सार्वजनिक ऋण होते हैं ये आंतरिक ऋण के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम एक नज़र डालें कि टेलर ने क्या कहा है सार्वजनिक ऋण के बारे में, तो टेलर की परिभाषा को यहाँ हम देखें तो टेलर ने कहा है कि सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा देश के अंदर तथा विदेशों में बैंकों, व्यावसायिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों से ली गई एक ऊर्जा है। एक अलग हटके इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि ऊर्जा है, यानी कि जो बंद पड़ी इकाइयां हैं, जिन्हें हम कहते हैं जो रुग्ण इकाइयां हैं, उनको अगर कहीं से ऋण मिल जाए, कहीं से उधार मिल जाए तो वो कैसे फिर से जीवित हो उठती हैं। वैसे ही सरकार की स्थिति जब डगमगाने लगती है तो उसको कहीं से ऋण अगर मिल जाए, चाहे वो सार्वजनिक हो, आंतरिक हो, विदेशी हो, लेकिन कहीं से भी अगर उसको ऋण के रूप में कुछ राशि, सहायता राशि अगर मिल जाती है तो उसको एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए टेलर ने यहाँ पर ये जो ऋण है उनको ऊर्जा का नाम दिया है। अब अगर हम बात करें इस ऋण के मुद्रा किस तरह की होती है, तो क्योंकि ये आंतरिक है, आंतरिक ऋण है, देश के अंदर ये प्राप्त होते हैं, तो ये जो ऋण होते हैं ये देश की मुद्रा में ही प्राप्त किए जाते हैं और इनका भुगतान या ब्याज जो भी होता है ये देश की मुद्रा में ही किया जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आंतरिक ऋण को लेकर है कि ये जो ऋण होते हैं ये केवल आर्थिक विकास में ही सहायक सिद्ध नहीं होते, बल्कि उन परिस्थितियों में जब देश में आय के समान वितरण की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर भी ये ऋण जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। साथ में एक महत्वपूर्ण बात आंतरिक ऋण के बारे में हम ये भी जान लें कि वास्तव में ये जो ऋण होते हैं, हालांकि ये देश के आर्थिक विकास में सहायक तो होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विपत्ति के समय, किसी संकट काल में ये जो आंतरिक ऋण लिए जाते हैं या फिर आंतरिक ऋण को लिए जाने के जो स्रोत होते हैं, जो सोर्सेस होते हैं, वो कम पड़ जाते हैं और ऐसी दशा में फिर सरकार को ज़रूरत पड़ती है विदेशी ऋण की। तो आइए देखते हैं विदेशी ऋण क्या है। विदेशी ऋण के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि विदेशों से तथा अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनसे हम जो ऋण लेते हैं, ये सारे जो ऋण होते हैं ये विदेशी ऋण के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः तभी इनकी ज़रूरत पड़ती है जब देश में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए जब आंतरिक ऋण से जो भी अव्यवस्था है या फिर जो भी कमी है उसको पूरा ना किया जा सके, तो ही विदेशी ऋण की तरफ मूव करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है क्योंकि विदेशों से हमने ऋण प्राप्त किया है तो वो विदेशी मुद्रा में हमको प्राप्त होता है। अब हमको जब उसका भुगतान करना होता है तो हम उसको विदेशी मुद्रा में ही भुगतान करते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्याज भी अगर हमको देना है तो भी हमको विदेशी मुद्रा में ही ब्याज का भुगतान करना है। तो कहीं ना कहीं जो विदेशों से प्राप्त धन होता है, इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, चाहे वो प्राप्त करने का, ब्याज देने का या वापस करने का, ये विदेशी मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न किया जाता है।
तो ये तो हमने बात कही विदेशी ऋण की, और इसके साथ साथ हमने देखा कि पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत ऋण के कौन-कौन से माध्यम हो सकते हैं। अब इन्हीं पूंजीगत प्राप्तियों में दूसरा माध्यम अगर हम देखें तो वो है घाटे की वित्त व्यवस्था। पिछले अध्यायों में भी हमने जाना था कि घाटे की वित्त व्यवस्था जो होती है जनता के लिए तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी लाभकारी कल्याणकारी होती है, लेकिन बात अगर हम करें पूरे देश में या सरकार की आर्थिक स्थिति के संबंध में बात करें तो कहीं ना कहीं ये ऐसी परिस्थिति को पैदा करता है जब सरकार की जो आय के जो स्रोत होते हैं वो कम पड़ने लगते हैं, यानी कि आय कम पड़ने लगती है और व्यय जो होते हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं। अब ऐसी कंडीशन में फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है जिससे घाटे की इस वित्त व्यवस्था को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ काम करने होते हैं। तो अगर ये जो बिंदुवार हम देखेंगे ये कार्य जब करती है सरकार तो कहीं ना कहीं पूंजीगत प्राप्तियां उसको होती है, जैसे कि घाटे की वित्त व्यवस्था से निपटने के लिए एक तो सरकार द्वारा घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण लेना। अब अगर केंद्रीय बैंक से ऋण लेगी सरकार तो फिर वो केंद्रीय बैंक जाहिर सी बात है कि नोट को छापकर यानी नए नोटों को छापकर ऋण देगी सरकार को। दूसरा एक काम इसमें ये होता है कि सरकारी खजाने में बढ़ी हुई नगद जो राशि रहती है, हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, इस अध्याय में भी हमने देखा कि सरकारी खजाना जो होता है, सार्वजनिक कोष जो होता है, उसमें अगर कुछ एक्सेस अमाउंट है तो ज़रूरत पड़ने पर उसको निकाला जा सकता है घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा करने के लिए। और तीसरा एक बिंदु आता है जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा के अतिरिक्त सरकार द्वारा नई मुद्रा जारी की जाती है, यानी कि नए नोटों का निर्गमन किया जाता है। तो ऐसी अगर कोई स्थिति बनती है तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों ही परिस्थितियां ऐसी है जबकि जो देश की जो सरकार है उसको पूंजीगत प्राप्ति हो पाती है। तो हमने देखा कि इस पूरे तरीके से जब घाटे की वित्त व्यवस्था से निपटने का प्रयास किया जाता है तो यहाँ पर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। भारत में ऐसे बात करें तो जो घाटे की वित्त व्यवस्था है उसका अधिकांश भाग रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेकर पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर हमने राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में जाना। आइए राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर क्या है इस पर एक नज़र डालें। पूंजीगत प्राप्ति एवं राजस्व प्राप्ति में अंतर। अर्थ के आधार पर पूंजी प्राप्तियां व्यापार के निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न आय है, जबकि राजस्व प्राप्तियां व्यवसाय की परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न आय है। प्रकृति के आधार पर पूंजी प्राप्तियां गैर आवर्ती होती हैं, जबकि राजस्व प्राप्तियां आवर्ती प्रकृति की होती हैं। तीसरा, अवधि के आधार पर पूंजी प्राप्तियां दीर्घावधि की होती हैं, जबकि राजस्व प्राप्तियां लघु अवधि की होती है। विवरण के आधार पर पूंजीगत प्राप्तियां तुलन पत्र में दिखाई जाती हैं, जबकि राजस्व प्राप्तियां आय विवरण के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती हैं। स्रोत के आधार पर पूंजीगत प्राप्तियां आय का स्रोत होती हैं, जबकि राजस्व प्राप्तियां सामान्य आय मानी जाती हैं। तो आपने देखा कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों में क्या अंतर है और साथ ही साथ ये दोनों है क्या, इनके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से जाना। अब हम इसके दूसरे पहलू की बात करें यानी कि सार्वजनिक व्यय की बात करें तो सार्वजनिक व्यय जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो व्यय होते हैं वो सार्वजनिक व्यय होते हैं। हमने देखा कि सरकार किस तरह से अपने जो प्राप्ति होती है, आय होती है, उनको कहाँ कहाँ पर किस तरह से व्यय करती है। यहाँ पर अगर हम बात करें सार्वजनिक व्यय की तो सरकार अपने देश के आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए जो भी व्यय करती है वो सभी व्यय सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो हमने जाना कि राजस्व व्यय क्या है और पूंजीगत व्यय क्या है। अब आइए देखते हैं कि वास्तव में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर क्या है। पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय में अंतर। अर्थ के आधार पर पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करने या किसी मौजूदा की क्षमता में सुधार करने के लिए किए गए व्यय, जिसके परिणाम स्वरूप इसके जीवन के वर्षों में विस्तार होता है, पूंजीगत व्यय कहलाता है। जबकि राजस्व व्यय के अंतर्गत व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को नियमित करने के लिए किया जाने वाला व्यय राजस्व व्यय कहलाता है। अवधि के आधार पर पूंजीगत व्यय दीर्घावधि का होता है, जबकि राजस्व व्यय लघु अवधि का होता है।
पूंजीकरण के आधार पर पूंजीगत व्यय का पूंजीकरण किया जा सकता है, जबकि राजस्व व्यय का पूंजीकरण नहीं होता है। प्रस्तुतिकरण के आधार पर पूंजीगत व्यय आय विवरण और बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि राजस्व व्यय केवल आय विवरण में ही प्रस्तुत किया जाता है। व्यय के आधार पर पूंजीगत व्यय गैर आवर्ती प्रकृति के होते हैं, जबकि राजस्व व्यय आवर्ती प्रवृत्ति के होते हैं। लाभ के आधार पर पूंजीगत व्यय की अवधि 1 वर्ष से अधिक की होती है, जबकि राजस्व व्यय की अवधि केवल वर्तमान लेखा वर्ष में होती है। उपार्जन क्षमता के आधार पर पूंजीगत व्यय कमाई की क्षमता में सुधार करना चाहता है, जबकि राजस्व व्यय कमाई की क्षमता बनाए रखता है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर के बाद अब आइए देखते हैं कि ये जो सार्वजनिक व्यय होते हैं इनके प्रकार क्या हैं, किस किस प्रकार से ये व्यय किए जाते हैं। तो इनके प्रकार पर एक नज़र डालें तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है विकासात्मक व्यय, डेवलपमेंट के लिए जो व्यय किए जाते हैं। देश में जो भी व्यय किए जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि आर्थिक विकास किया जा सके। तो आर्थिक विकास जो होता है वो पर्टिकुलर हम एक किसी शब्द या एक किसी कार्य से हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आर्थिक विकास के लिए हमको यहाँ पर जितने क्षेत्र होते हैं सब क्षेत्रों पर नज़र डालनी होगी, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो या सुरक्षा के क्षेत्र में हो। तो इतने सारे अलग अलग क्षेत्र होते हैं और इन क्षेत्रों के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, विकास पर जो व्यय किया जाता है, डेवलपमेंट पर जो व्यय किया जाता है, वो सभी व्यय विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे नहरों के निर्माण पर जो व्यय किया गया, सड़कों के निर्माण पर जो व्यय किया गया, स्कूल के लिए शिक्षा के विकास पर जो व्यय किया गया, तो इस जितने भी व्यय इसके अंतर्गत किए जाते हैं विकास पर, वो सभी के सभी विकासात्मक व्यय कहलाते हैं। दूसरा हम एक नज़र डालें तो ये है गैर विकासात्मक व्यय। इसके अलावा भी बहुत सारे व्यय होते हैं। ऐसे नहीं है कि सरकार हॉस्पिटल बनाएगी, स्कूल बनाएगी, सड़क बनाएगी तो व्यय होगा, अन्यथा कहीं पर व्यय नहीं होगा। इसके अलावा भी सरकार को सतत रूप से बहुत सारे व्यय करने होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो राजस्व व्यय होते हैं वो आवर्ती होते हैं, बार बार उनको व्यय करना होता है। वैसे ही बहुत सारे व्यय सरकार के पास ऐसे होते हैं जो विकास योजनाओं से हटकर होते हैं। कर वसूल करने के लिए भी सरकार को व्यय करना पड़ता है। लोगों को अवेयर करने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार को व्यय करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋण वसूल करने के लिए भी व्यय करना पड़ता है। ऋण जो हमने लिया है विदेशों से या आंतरिक जो ऋण है उन पर ब्याज देना पड़ता है। देश में जो सार्वजनिक कर्मचारी हैं उनको समय समय पर वेतन देना पड़ता है। रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन देना पड़ता है। तो ये तो व्यय सतत चलते रहते हैं। तो हालांकि विकास योजनाओं से संबंधित नहीं होते, लेकिन इनका जो व्यय, इनकी व्यय राशि जो होती है वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है। तो ये जो व्यय होते हैं उन्हें हम यहाँ पर कहते हैं गैर विकासात्मक व्यय। तीसरा हम नजर डालें तो होता है योजना व्यय। योजना व्यय के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत सारी जो योजनाएं बनाई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, समय समय पर उन योजनाओं का अपना एक निश्चित बजट होता है। इस अध्याय में हमने पहले भी एक नज़र डाली है बहुत सारे उदाहरणों पर जो योजनाबद्ध तरीके से देश में चलाए जा रहे हैं। तो इन योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, धन की तो जरूरत पड़ेगी। तो इनका जो बजट होता है उसकी आपूर्ति के लिए जो व्यय किए जाते हैं वो सभी के सभी योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं। इससे जस्ट अपोजिट अगला व्यय आ जाता है गैर योजना व्यय, कि जरूरी नहीं है कि हर कार्य योजनाबद्ध तरीके से ही किया जाए। बहुत सारे कार्य बिना योजना के किए जाते हैं या बहुत सारे व्यय ऐसे होते हैं जो आकस्मिक होते हैं। हमने कोई प्लान नहीं किया होता है लेकिन फिर भी कई बार हमको वो व्यय करने पड़ते हैं। जैसे देश में हमने देखा कि बाढ़, भूकंप, सूखा, ऐसे आपातकालीन स्थिति के आ जाने पर हमने पहले से प्लान अगर नहीं किया है तो भी व्यय तो हमको करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि बिना योजना के अंतर्गत इसमें व्यय किए जाते हैं तो ये गैर योजना व्यय कहलाते हैं। अब आइए बजट संबंधी धारणाओं पर एक नज़र डालें। बजट संबंधी धारणाओं में सबसे पहला है संतुलित बजट। हालांकि हमने संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट पहले भी इसके बारे में संक्षेप में जाना है। फिलहाल यहाँ पर हम इसके कुछ गुण दोष को जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संतुलित बजट की, तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसा बजट जो संतुलित है,
आय का जितना अनुमान लगाया गया है बिल्कुल उतना ही व्यय है। तो ये संतुलित बजट के अंतर्गत आता है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले से शो करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं संतुलित बजट बराबर अनुमानित आय यानी अनुमानित प्राप्ति बराबर अनुमानित व्यय। अगर हम इसके गुण दोष की बात करें तो वास्तव में ये जो संतुलित बजट है एक ऐसा बजट है जो मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगा कर रखता है। संतुलन बहुत अच्छा बना हुआ है, सरकार को जितनी आय की प्राप्ति हो रही है उतना ही व्यय हो रहा है। तो यहाँ पर बाजार में अव्यवस्था की मूल्य में कमी या वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं रहती। दूसरा, इसके हम गुण की बात करें तो ये एक ऐसा बजट है जिससे सरकार द्वारा धन का अपव्यय नहीं होता, क्योंकि जितना उन्होंने प्राप्ति का अनुमान लगाया था उसके लेवल में उसके बराबरी में ही व्यय का अनुमान लगाया गया। तो ये मान लिया जाता है कि कहीं पे मिसयूज पैसे का नहीं किया गया है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें इसके दोष की तो कुछ दोष भी इसमें मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहला इसका दोष है कि इससे आर्थिक विकास में तेजी नहीं आती। सारी प्रक्रियाएं न्यूट्रल, जितना आय हुआ उतना व्यय हुआ, वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हम आर्थिक विकास की बात नहीं कर सकते कि कहीं कुछ डेवलपमेंट, कहीं कुछ नया हो रहा है। दूसरा, इसका एक दोष ये होता है कि इससे मंदी और बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा सकता। कुछ एक्स्ट्रा हम करते नहीं हैं, कहीं किसी प्रकार के कुछ कम ज़्यादा होने की संभावना नहीं रहती। बजट बिल्कुल संतुलित रहता है, जैसा है वैसे ही गाड़ी चल रही है, ऐसा मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नया कार्य हुआ, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ, कहीं पर जो मंदी की स्थिति थी या बेरोजगारी की स्थिति थी उससे निपटने में सहायता प्राप्त हुई, ऐसी कोई स्थिति इसमें नहीं बन पाती। दूसरे तरह की हम बजट की बात करें तो ये होता है घाटे का बजट। हमने पहले भी घाटे के बजट के बारे में काफ़ी कुछ जाना, क्योंकि हमने इसके अर्थ में देखा था कि एक ऐसा बजट होता है जब सरकार की जो प्राप्ति होती है, आय की जो प्राप्ति होती है, उसका जो अनुमान लगाते हैं वो कम होता है और व्यय जो होता है वो ज़्यादा होता है। एक फॉर्मूले के रूप में जब हम इसको लिखते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि घाटे का बजट बराबर अनुमानित सरकारी प्राप्ति माइनस अनुमानित सरकारी व्यय। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, घाटे का बजट बराबर अनुमानित सरकारी प्राप्ति, और इस तरह से साइन लगा के हम लिख सकते हैं लेस देन, यहाँ पर हम कर सकते हैं अनुमानित सरकारी व्यय, यानी कि अनुमानित प्राप्ति जो है वो कम है और अनुमानित व्यय जो है ये ज़्यादा है। अब इस कंडीशन में इसके गुण दोष क्या होते हैं? तो इसका एक सबसे अच्छा गुण तो ये होता है कि ये स्थिति लाभकारी होती है। हमने पहले भी देखा जन कल्याणकारी होती है। सरकार ने बहुत ज़्यादा व्यय कर दिया जनता पे, जनता के कल्याण पे बहुत ज़्यादा व्यय किया, तो हालांकि जनता के लिए तो कल्याणकारी होती है, लेकिन सरकार के लिए थोड़ा सा इसमें घाटा हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि क्या है। लेकिन एक बात जो यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा ये है कि ये ऐसी स्थिति होती है जबकि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का स्तर जो होता है वो निम्न होता है। मांग जो होती है वो, समग्र मांग जो होती है वो कम होती है। सबसे महत्वपूर्ण इसका दोष हम ये कह सकते हैं कि ये जो घाटे का बजट है ये उस समय लाभकारी हो सकता है जबकि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का जो स्तर हो है वो निम्न हो, यानी समग्र मांग जो है वो कम है। अब हमने देखा कि मांग कब कम होगी? जब लोगों के पास मुद्रा की क्रय शक्ति नहीं होगी, लोगों के हाथों में क्रय शक्ति नहीं होगी, तब वो मांग नहीं करेंगे अपने उपभोग की वस्तु का। और ऐसा अगर होता है, ऐसी स्थिति अगर निर्मित होती है, उस समय अगर घाटे का बजट बनाया जाता है तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक ये जो कम मांग वाली समस्या है उससे निजात पाया जा सके, क्योंकि सरकार जब घाटे का बजट बनाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्यों पर खर्च करेगी। जनता के हाथ में जो क्रय शक्ति है वो बनी रहेगी, या हो सकता है कि कई जगह से उनको बचत होने लगे और उनके हाथ में जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाए, तो कम मांग वाली जो समस्या है उससे काफ़ी हद तक निजात पाया जा सके। तो एक दृष्टिकोण से तो जहाँ ये लाभप्रद है वहीं इसका एक दोष भी हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि सरकारी व्यय को बढ़ाता है। भाई घाटे का बजट है, आय कम हुई है लेकिन व्यय ज़्यादा हुआ है, यानी कि सरकारी व्यय तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। दूसरा इसका दोष ये है कि अनावश्यक फिजूल खर्ची को बढ़ाता है। हो सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ कि आय जो अनुमानित थी वो कम पड़ गई और व्यय जो अनुमानित था वो बढ़ गया, कि कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची हुई होगी। तो ये भी एक दोष कहा जा सकता है। तीसरे बजट की हम बात करते हैं, वो है बचत का बजट। बचत यानी नाम से स्पष्ट हो जाता है कि प्राप्ति जो है वो बहुत हो गई, खर्च जो था वो कम हो गया, यानी इतनी प्राप्ति हुई कि हम उसको खर्च नहीं कर पाए। एक फॉर्मूले के रूप में अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं बचत का बजट बराबर अनुमानित प्राप्ति माइनस अनुमानित व्यय, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अनुमानित प्राप्ति है वो अधिक है अनुमानित व्यय से।
बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी स्थिति है। देखा जाए तो सरकार के दृष्टिकोण से, देश के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी बात है। इसके अपने कुछ गुण भी होते हैं। इनके गुण पे एक नज़र डालें तो वो ये है, प्राप्ति जो है वो बहुत अधिक है और व्यय जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वो बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार अपने व्यय को बढ़ा सकती है, उत्पादन कार्यों पर लगा सकती है, लोगों के हाथ में जो मुद्रा की क्रय शक्ति है उसको बढ़ा सकती है और एक ऐसी परिस्थिति निर्मित कर सकती है कि अधिक मांग वाली जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके। दोष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मंदी के समय में यह हानिकारक होता है, क्योंकि उस कंडीशन में लोगों के हाथ में अगर मुद्रा की क्रय शक्ति ना हो तो और ये जो मंदी की जो अवस्था है ये और विकराल रूप धारण कर लेती है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी टाइप के बजट हैं उनके अपने कुछ गुण हैं तो अपने कुछ दोष भी हैं। इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि बजट क्या है, बजट के बारे में हमने बहुत अच्छी जानकारी हासिल की। बजट के साथ साथ हमने देख लिया कि बजट का जो मुख्य घटक है वो है सार्वजनिक आय और व्यय। पैसा आया कहाँ से, जाएगा कहाँ। दूसरी बात, हमने इसके साथ साथ कर के बारे में भी काफ़ी कुछ जान लिया। स्पेशली हमने इस चैप्टर में भारतीय बजट के बारे में देखा। हमने देखा कि भारतीय बजट क्या है, किस प्रकार बनाया जाता है, क्या समय होता है। इस पूरे अध्याय के अंत में हम बजट से संबंधित एक बहुत रोचक जानकारी आपको देंगे और वो है हलवा सेरेमनी। तो आइए देखते हैं क्या है हलवा सेरेमनी। आइए अब देखते हैं राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्रारंभिक घाटे में अंतर। राजस्व घाटा यह राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटा यह कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का आधिक्य है। प्राथमिक घाटा यह राजकोषीय घाटे तथा ब्याज के भुगतान के बीच का अंतर है। दूसरा, राजस्व घाटा बजटीय व्यय को प्रतिबंधित करने हेतु सरकार की उधार की आवश्यकता को प्रकट करता है, जबकि राजकोषीय घाटा ब्याज के भुगतान सहित सरकार की उधार लेने की सीमा को प्रकट करता है, जबकि प्राथमिक घाटा ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त सरकार की उधार लेने की सीमा को प्रकट करता है। तीसरा, राजस्व घाटा देश की संपूर्ण निर्धनता को प्रकट करता है, जबकि राजकोषीय घाटा जीडीपी समृद्धि की प्रक्रिया में बाधा डालता है, जबकि प्राथमिक घाटा देश में राजकोषीय अनुशासन के निरंतर अभाव को प्रकट करता है। चौथा, राजस्व घाटा के लिए निर्धारित सूत्र है RD इक्वल टू RE माइनस RR। राजकोषीय घाटा के लिए निर्धारित सूत्र है FD माइनस FE माइनस BR। FD इक्वल टू BE माइनस BR। प्राथमिक घाटे के लिए सूत्र है PD इक्वल टू FD माइनस IP। आइए कुछ उदाहरणों के आधार पर राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्रारंभिक घाटे की कैलकुलेशन को हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। भारत सरकार की बजट स्थिति से संबंधित बजट अनुमान 2015-16 के लिए मदे दी गई है इन करोड़ रुपए में। रेवेन्यू रिसिप्ट 11,41,576। सेकेंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 15,36,047। थर्ड, कैपिटल रिसिप्ट 6,35,901। फोर्थ, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2,41,430। फिफ्थ, टोटल रिसिप्ट 1+3 यानी रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट 17,77,477। सिक्स, टोटल एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 77,77,477। Seventh, recoveries of loan and other receipts 80,253. Eighth, borrowing and other liabilities 5,55,648. Ninth, interest payment 4,56,145। हमने देखा कि किस प्रकार इन कार्यविधियों का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के बजट घाटे का आकलन कर सकते हैं।
तो आइए इसकी हम कैलकुलेशन करें। सबसे पहले यहाँ पर हम कैलकुलेट करें राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिशिएंसी, जिसको कि हमने देखा कि सेकेंड पॉइंट में से अगर हम फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर दें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, राजस्व व्यय में से अगर हम राजस्व प्राप्ति को माइनस करें तो जो डिफरेंस आएगा वो राजस्व घाटा कहलाएगा। तो यहाँ पर राजस्व व्यय दिया गया है 15,36,047 करोड़। इसमें से हम माइनस कर देंगे राजस्व प्राप्ति 11,41,576 करोड़, क्योंकि डिफरेंस जो है माइनस, हम ये कह सकते हैं कि व्यय जो है वो हमको ज्यादा दिखाई दे रहा है और प्राप्ति जो है वो कम दिखाई दे रही है, यानी कि राजस्व घाटा है और ये डिफरेंस आता है 3,94,471 करोड़ रुपीस। सेकेंड, राजकोषीय घाटा ये है जो हमारा 6 पॉइंट था, यानी कि कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर जो थे उसमें से हमको फर्स्ट एंड 7 पॉइंट यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिकवरीज फ्रॉम लोन एंड अदर रिसिप्ट्स, इन दोनों को मिला के माइनस करना होगा, तब हम राजकोषीय घाटा जो है उसको फाइंड आउट यहाँ पर हम कर पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियां। तो कुल व्यय यहाँ पर है 17,77,477 करोड़ रुपीस। इसमें से हम माइनस कर देंगे राजस्व प्राप्ति और ऋण वसूली दोनों से जो आई हुई है। तो ये है राजस्व प्राप्ति 11,41,576 करोड़ और ऋणों से वसूली हुई थी 80,253 करोड़। तो यहाँ पर इन दोनों के टोटल को हम माइनस कर देंगे कुल व्यय में से, तो ये राजकोषीय घाटा हमारा आ जाएगा 5,55,648 करोड़, या फिर राजकोषीय घाटा ऋण तथा अन्य दायित्व के रूप में हम कह सकते हैं कि 5,55,648 करोड़ रुपीस है। उसके बाद प्राथमिक घाटा यहाँ पर हम कैलकुलेट करें प्राइमरी डिफिशियंसी, तो इसका फॉर्मूला हमने देखा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, क्योंकि ब्याज भुगतान यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दिया गया है और राजकोषीय घाटा जो है वो हमने सेकंड पॉइंट में कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम इन दोनों को माइनस कर दे तो इनका जो बैलेंस आएगा वो प्राइमरी डिफिशियंसी यानी कि प्राथमिक घाटा कहलाएगा। तो राजकोषीय घाटा है 5,55,648। इसमें से हम ब्याज का भुगतान कर दे 4,56,145, तो ये हमारा प्राथमिक घाटा आ जाएगा 99,503 करोड़ रुपीस। यानी हम कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटा जो है वो प्राथमिक घाटा और जो ब्याज भुगतान हुआ है दोनों को मिलाकर कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि प्राथमिक घाटा 99,503 करोड़ है और ब्याज भुगतान किया गया है 4,56,145। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी वही आता है जो हमने कैलकुलेट करके राजकोषीय घाटा निकाला था, यानी कि 5,55,648 करोड़। आइए देखते हैं राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में अंतर। पहला, राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय शामिल होते हैं, जबकि पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां तथा व्यय शामिल होते हैं। दूसरा, राजस्व बजट सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति से संबंधित नहीं होता, जबकि पूंजीगत बजट सरकार की परिसंपत्ति देयता के स्थिति से संबंधित होता है। तीसरा, राजस्व बजट लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि पूंजीगत बजट जीडीपी समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा, राजस्व बजट राजस्व पर एक पूर्वानुमान है जो कंपनी द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जबकि पूंजीगत बजट भविष्य के नकदी प्रवाह और बहिर्वाह की तुलना करके निवेश के दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करता है। पांचवा, राजस्व बजट एक मुख्य बजट है जो एक वर्ष के लिए बजट प्रक्रिया के एक भाग के रूप में तैयार किया जाता है, जबकि पूंजीगत बजट प्रत्येक निवेश परियोजना के लिए विभिन्न पूंजीगत बजट के रूप में तैयार किया जाता है। और इसके साथ साथ ही हम इस पूरे अध्याय को समाप्त करके आगे के अध्याय की ओर चलेंगे। तो बच्चों, आओ जानते हैं हलवा सेरेमनी के बारे में। हर साल जब भी देश के बजट की बातें होती हैं तो आप न्यूज़ में या अपने न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स में देखते होंगे, इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो वायरल होती हैं जिसमें भारत सरकार के वित्त मंत्री के साथ साथ सभी मंत्री हलवा खाते हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखकर मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर हर साल बजट के पहले हलवा क्यों बनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई।
लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि वर्ष 2022 के पहले हलवा सेरेमनी नहीं हो पाई और इसका कारण था कोरोना। कोरोना के चलते हलवा सेरेमनी को नहीं किया गया और इसके बदले जितने भी सदस्य थे उनके सभी के डेस्क पर मिठाई बांट दी गई। लेकिन होती क्या है हलवा सेरेमनी, क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानें। हालांकि ये कोई नहीं बता सकता कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि कई दशकों से ये प्रथा चली आ रही है। लोग इसे भारतीय परंपरा से जोड़कर भी देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर में, परिवार में कभी भी अगर कोई अच्छी बात होती है, खुशी की बात होती है तो मुंह मीठा करते हैं। तो शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए हलवा सेरेमनी की जाती है। बजट की प्रिंटिंग की शुरुआत से पहले ये हलवा सेरेमनी होती है और हमने देखा कि वैसे तो बजट का जो काम होता है वो कई महीनों से चलता रहता है, लेकिन जब ये फाइनल हो जाता है तो इसके प्रिंट करने से पहले सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में एक बड़े से कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है और इस हलवा सेरेमनी के बाद बजट के संसद में पेश होने तक इस पूरे काम में जितने अधिकारी, कम से कम 100 अधिकारी शामिल होते हैं, उनको नॉर्थ ब्लॉक के एक बेसमेंट में नज़रबंद कर दिया जाता है और जब ये बजट पेश हो जाता है उसके बाद ही वो बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सी सेरेमनी, बहुत ही मज़ेदार ये हलवा सेरेमनी होती है जो कि बजट से संबंधित है।